नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कतर की। कतर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हो गया है कि उस देश के बारे में भी बात करना कि कैसा है, कितने लोग हैं, क्या उसकी राजनीति है और इतनी छोटा मुल्क होने के बावजूद इतनी तेज़ उसकी प्रोग्रेस जो है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या कारण है? पहली बात तो ये है कि कतर जो है ये एक छोटा-सा देश है। लगभग 10,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये बसा हुआ है और इसका जो बॉर्डर है वो मिलता है जाके सऊदी अरेबिया से और बाकी साइड में समुंदर है। और ये जो है एक यहाँ पे हम सभी जानते हैं गैस और तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तेल की खास तौर से नेचुरल गैस जो होती है। दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस के भंडार हैं इनके पास। और दूसरी बात ये भी है कि इनके पास जो है ये एक यहाँ के ऊपर अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, एयर फोर्स का सेंट्रल कमांड की जो एयर फोर्स बेस है वो कतर के अंदर है और उसका जो सेना का बेस है वो बहरीन वो भी करीब में है। कतर जो है ये एक पर्शियन गल्फ का जो एक छोटा-सा देश है जिसकी अ, सपोर्ट बेस बहुत बड़ी है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ के जो लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। लगभग वहाँ पे पड़ती है जाके उनकी एक 3-4 3 साढ़े 3 मिलियन लोग हैं कुल वहाँ के ऊपर। अब दुनिया का सबसे रिचेस्ट देश है और यहाँ पे जो है अ, जो जीडीपी के हिसाब से और जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी यानी पर कैपिटा इनकम यानी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसके इसकी वजह ये है कि वहाँ पे गरीबी नहीं है रिच एंड पुअर में गैप भी इतना ज़्यादा नहीं है, गरीब है ही नहीं वहाँ पे। तो इस वजह से और वहाँ पे बहुत खुशहाली है। फिर उन्हीं ने बड़े अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे मौजूद हैं और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आज़ाद हुए हुए। ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट समझ लीजिए जो यहाँ पे वो सन 71 तक यहीं पे थे। सन 71 जब अंग्रेज़ों ने उसको छोड़ा है, तो बहुत गरीबी थी वहाँ पे। सिर्फ़ एक ही ज़रिया माश था यानी कमाने का एक ही द चीज़ थी वो फिशरीज़। उसी में ये लोग काम करते थे और पर्ल्स वग़ैरह समुद्र से निकालना और बेचने का काम करते थे। तो गुर्बत बहुत थी। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे-धीरे इन्हीं ने ख़ास तौर से 90s के दशक में एकदम से इन्हीं तरक्की करना शुरू की और बहुत तरक्की कर ली है। उसके कई कारण हैं, जो गैस तो डिस्कवर हो गई थी 60 में भी, फिर उसके बाद निकल भी आई थी। फिर उसके बाद ये था कि उसके निकालने के लिए 70 में एक बड़ा गैस का भंडार भी मिल गया था अंग्रेज़ों को। लेकिन ये था कि उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी, जो उस समय ब्रिटिशर इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं समझता हूँ इसी कारणवश उन्हीं ने आज़ादी की। लेकिन ये था कि 80s 90s में धीरे-धीरे इन्हीं ने अपना पैसा इकट्ठा किया और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट गैस सेक्टर में किया। गैस के साथ समस्या ये है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ये या तो पाइपलाइन से जाए और नहीं होता तो इसको एलएनजी बनाना पड़ता है। लिक्विफ़ाइड लिक्विड बनाना पड़ता है, गैस को लिक्विफ़ाइड करना पड़ता है। और फिर उसके बाद इसको सप्लाई किया जाता है शिप्स के माध्यम में। इसके स्पेशल शिप्स होते हैं जिसके माध्यम से इनको भेजा जाता है। तो कतर ने एक बड़ी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसको ट्रांसपोर्ट करने लगा, फिर जहाँ जाता है वो ये लिक्विड वो उसको फिर गैस बना के और उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रोसेस ये है। इसीलिए ये एकदम से किसी मुल्क को नहीं भेजा जा सकता, इसलिए इसके शिप्स भी कम हैं और जो मुल्क लेगा उसको अपनी फैसिलिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी, वरना वो बेकार है। लिक्विफाइड उनके मसरफ का नहीं रह जाता जैसा उन्हें चाहिए होता है। दूसरी बात ये भी है, दोहा इसका कैपिटल है
और इसमें अ, ये एक बहुत सुंदर कैपिटल के रूप में इमर्ज हुआ है और यहाँ पे काफ़ी आज़ादी भी है, जैसे कि दुबई और दूसरी जगहों पे मौजूद है इनके यहाँ। मुस्लिम देश है अ, और जो लोग हैं काफ़ी कंज़र्वेटिव वहाँ पे है, रिलिजन प्रैक्टिसेज़ हैं उनकी और उनके ऊपर उसको काफ़ी नाज़ भी है उन लोगों को उसके ऊपर। और फिर ये भी है कि उनके यहाँ आपको वहाँ पे आपको चर्चेज़ भी बहुत से मिलेंगे और मस्जिदें भी मिलेंगी, आस-पास भी होंगे। और ये सब उनके यहाँ वो डाइवर्सिटी, रिलिजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी यानी धार्मिक जो है उसमें विश्वास रखते हैं ये लोग। और दूसरी बात ये कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं इन द सेंस कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए, चोरी-चकारी इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल बहुत सख्ती से वो इसको डील करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसके मेन कॉज़ जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल गैस है। और फिर उसके बाद ये भी है कि अ, इन्हीं ने 96 में नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आए। वहाँ के जो राजा हैं या जिनको कि अमीर कहा जाता है, वो बहुत लिबरल और प्रोग्रेसिव हैं। तमीम जिनका नाम है उनका उम, काफ़ी इन्फ्लुएंस पर्शियन गल्फ में भी है, उसके अलावा बाहर के देशों में भी उनकी काफ़ी पकड़ है। दूसरी बात ये भी है कि कतर में जो है वो एक बड़ा जो उनका अ, एक बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका डेवलपमेंट पैटर्न है। इनके पास जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो सुपर क्वालिटी का है, यानी यूरोप और अमेरिका से भी बेहतर बहुत सी जगहों पे। कम जगह है इसलिए उन्होंने काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्चा किया है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके यहाँ अ, जो एक बड़ी चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जो है, उन्हीं ने उसके चलते हुए जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, उन्हीं ने कई कारण गेन किया। एक तो अल जज़ीरा से इनकी बड़ी अच्छी अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल जो है, ये बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का है जैसे कि बीबीसी हो या सीएनएन हो, यूरोपियन स्टैंडर्ड का। मगर ये है कि इसका फ़र्क रिपोर्टिंग है। जैसे कि अभी हमने गाज़ा युद्ध में देखा कि इनकी रिपोर्टिंग और सीएनएन और बीबीसी से बिल्कुल फ़र्क थी। और ये इन्होंने सही तरीके से वहाँ जो हो रहा था उसको दर्शाया। हालाँकि इसमें उनके कई एक रिपोर्टर की हत्याएँ भी हुई हैं, मरे भी हैं। इससे पहले भी उनके यहाँ शिरीन अबू इक़ले जो उनकी बहुत अच्छी रिपोर्टर थीं, कई सालों से वहाँ पे रिपोर्ट कर रही थी, उसको भी हत्या की गई थी वेस्ट बैंक में। उसकी हुई थी। इस एरिया में नहीं बल्कि दूसरा जो वेस्ट बैंक है उसमें उसकी हत्या हुई थी। और फिर ये भी है कि उन्हीं ने दूसरा चीज़ जो इन्हीं ने एक्सपर्टाइज़ अपनी जो वहाँ के राजा हैं उनका ये है कि पीस इनिशिएटिव्स लिए, यमन शांति एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ख़ासतौर से इस्लामिक देशों में। जो हालात बुरे हैं उनको सुधारने की उनकी कोशिश है। सबसे पहले तो इन्होंने तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत की, अपना वेन्यू प्रोजेक्ट, और ये लोग बहुत ऑनेस्ट ब्रोकर के रूप में देखे जाते हैं। बहुत अच्छे इनके जो डिप्लोमैट्स हैं वो अ, काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो परफेक्ट हो गए हैं इस डिप्लोमेसी में। तो ये जो है इनके यहाँ काफ़ी समय से अब तो हो रहा है। और न केवल हमास और इज़राइल के बीच में इन्होंने नेगोशिएशन की, तालिबान के साथ भी की, फिर अमेरिका तालिबान की कराई, फिर उसके अलावा और भी देशों में उनके इनिशिएटिव। दूसरी बात ये है कि इनके पास काफ़ी बड़ा वो भी है क्या कहते हैं उम, सॉवरेन फंड भी है, लगभग 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। तो ये दूसरे मुल्कों में भी इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं। ख़ास तौर से उन्होंने जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ की उनके अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अ, जैसे कि रोज़नेफ्ट है, रशिया में ऑयल कंपनी, फिर टिफ़नी है, फिर उसके अलावा इस तरह के बहुत से हैं इनकी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर इन्हीं ने किया है। एक बड़ी समस्या इनके सामने आई थी 2017 में, जब सऊदी अरेबिया ने इनका ब्लॉकेट कर दिया। वो बहुत बड़ी समस्या थी इनके पास। ये बिल्कुल पूरी दुनिया से कट गए थे।
लैंड रूट नहीं था, इनकी सारी सप्लाई सऊदी अरेबिया से आती थी, वो बंद हो गया और सी भी क्लोज़ था। उस समय इनकी मदद के लिए 2 देश आ गए, सामने आ गए, बहुत तुरंत ही आ गए, बहुत ही फ़ास्ट। एक टर्की ने, तुर्किया जिसे अब कहा जाता है, उसने फ़ौरन तुरंत अपनी सेना वहाँ भेज दी। फिर उसके अलावा ये भी था कि ईरान ने जो वहाँ पे फूड सप्लाइज़ और दूसरी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लगातार सप्लाइज़ जारी रखी और इसकी वजह से उनको बड़ी मदद मिली। लेकिन एक अच्छी बात इनकी ये थी कि इस ब्लॉकेड के बारे में इन्हीं ने कोई बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया का क्रिटिसिज़्म नहीं किया। उसकी वजह ये थी, ये जानते थे कि ये टेम्परेरी है, ये हट जाएगा, रिश्ते बहुत गहरे हैं और ये रिश्ते ऐसे हैं कि जो सदियों से चले आ रहे हैं और एक ही ट्राइब्स हैं, इनकी आपस में शादियाँ भी होती रहती हैं, मेल-जोल भी है। किसी कारणवश सऊदी अरेबिया ने ब्लॉकेट किया, उसके कई कारण थे। बहरहाल उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कि इन्हीं ने बहुत ही संयम के साथ काम किया जिसे कहना चाहिए और वो अपने जब रिश्ते दोबारा से बने तब भी इन्हीं ने कोई कंप्लेन या कोई सऊदी अरेबिया के खिलाफ इंटरनेशनल कंप्लेन की हो, वो सब कुछ नहीं किया। ये एक बड़ी सराहनीय बात है, ये बड़ी बहुत मार्के की इनकी डिप्लोमेसी उस क्षेत्र में रही और उन्हीं ने दूसरे मुल्कों से मदद लेके ये प्रूव कर दिया कि ब्लॉकेड भी नहीं चल पाएगा और इस पीरियड में सन 17 से लेके अब तक उन्हीं ने बहुत गेन भी किया। ख़ास तौर से अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो उनकी बनी है तालिबान के साथ जो डिलीवर किया। हालाँकि तालिबान तुरंत सत्ता में आ गए अमेरिकन के विथड्रॉवल के बाद और एक बहुत ही अथॉरिटेरियन स्टेट वहाँ पे उन्होंने रखी और जो कि बहुत ही बैकवर्ड भी है, जिसका कि सभी को मलाल भी है, जिसको कि सभी लोग उससे चिंतित हैं, पूरी दुनिया, भारत भी उससे बहुत ज़्यादा चिंतित। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो इनके ऊपर ब्लॉकेट आया था, उसमें यूएई सऊदी ने और इजिप्ट ने और कुछ और देशों ने, जिनके घनिष्ठ संबंध सऊदी अरेबिया से हैं, जो डिपेंडेंट भी हैं सऊदी अ, इकोनॉमिकली और अदरवाइज़, उन्हीं ने ब्लॉकेट का सपोर्ट किया। मगर कुवैत और जो वो था ओमान, इन्हीं ने, ये भी 2 खाड़ी के देश हैं, इन दोनों ने बिल्कुल उसको नहीं माना। इनके साथ रिश्ते बना के रखे। और कुवैत ने ही एक बड़ा रोल प्ले किया था दोबारा से सऊदी अरेबिया के संबंध बनाने में। तो ये एक इनका बहुत सिरा है। फिर दूसरी बात ये है कि ये है कि कतर की जो है अ, छोटा-सा देश होने की वजह से इनकी डिपेंडेंस जो है, वो बड़ी ताकतों पे, ख़ास तौर से यूरोप, अमेरिका पे। अमेरिकन वो भी हैं वहाँ पे, ट्रूप्स भी हैं। लेकिन ये कि जब उनका बुरा समय था, उस समय उनका बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड था। ये एक मैं समझता हूँ कि उनको बड़ा शॉक भी लगा होगा इस बात से कि जब उनके विपरीत तो अमेरिका ने उनका बिल्कुल न्यूट्रल पोज़ीशन ले ली थी। और इनके जो अ, लेकिन ये है कि ये कमज़ोर देश हैं और इनकी कोशिश ये होती है कि सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखो, ताकि कोई इस तरह के ख़ास तौर से पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि पड़ोसी देश भी समझ गए कि कतर को दबाया नहीं जा सकता और वो उनके पास उनकी छवि बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद उनके संबंध बड़े अच्छे हैं तमाम देशों के साथ जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल जज़ीरा के अलावा उनके यहाँ ये भी है कि हमस में ही हमने देखा अभी जो पीस अ, टॉक्स जो कामयाब हुई हैं, कतर में ही हुई वो भी, और कतर का एक बहुत बड़ा रोल था उनको करने में। उसका सबसे बड़ी रीज़न ये था कि कतर का हमास के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनको वो पहले भी सपोर्ट करते रहे और ये सपोर्ट जो थी अमेरिका और यूरोप भी चाहते थे कि कोई उनको जो मदद करे तो कतर ही करे, कतर के माध्यम, क्योंकि कतर के थ्रू अमेरिकन की नेगोशिएशन, बातचीत हमेशा चलती रहती थी और इज़राइल को भी ये एक्सेप्टेबल थी। दूसरी एक वजह और थी कामयाबी की कि अमेरिका का इज़राइल के ऊपर काफ़ी दबाव था। ये दोनों चीज़ों ने मिलके इस वार्तालाप को कामयाब बनाया और वो आज से मैं समझता हूँ कि इसके होने से अभी एक ही चल ही रही है, ये 4 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है कि शायद
विराम जो है, युद्ध विराम जो है वो आगे बढ़ जाए, यानी सीज़फायर आगे बढ़ जाए। क्योंकि इज़राइल के ऊपर बहुत प्रेशर है तमाम दुनिया भर का। जी, लेकिन क्या होगा ये तो ख़ैर वो अभी बताएँगे। लेकिन ये है कि सऊदी अरबिया की जो नाराज़गी थी उसकी एक वजह ये भी थी कि अ, हम ये जो हैं कतर जो है ये हमास जैसी संस्थाओं को सपोर्ट करते हैं और इजिप्ट के अंदर इन्हीं ने मुर्सी मोहम्मद मुर्सी की जो हुकूमत बनी थी जिसने वहाँ पे जो अ, अरब स्प्रिंग के बाद जो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी, उससे भी इनके अच्छे संबंध थे। ये हमास हो या ये मुर्सी की जो हुकूमत थी, ये दोनों के दोनों जो थे, ये अ, इख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड एक कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था है जिससे जुड़ा हुआ था। ये एक आइडियोलॉजी बहुत और ये आइडियोलॉजी जो है बहुत दकियानूसी है, बहुत ही रूढ़िवादी है जिसे हम कहते हैं और ये भी उसी तरह है जैसे कि तालिबान और या दूसरी आइडियोलॉजीज़ हैं उनकी तरह होते ये लोग भी। और दूसरी बात ये कि इस आइडियोलॉजी का हमें शुरू से डिफरेंसेस थे सऊदी रिलीजियस आइडियोलॉजी जिसको सऊदी अरेबिया रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं, सल्फ़ी रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो उनको ये लग रहा था कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि अ, सल्फ़िज़्म जो डिक्लाइन हो रहा है इस समय और दूसरी तरफ ये है कि ये आइडियोलॉजी मुस्लिम ब्रदरहुड का वहाँ पे गेन ना हो जाए, ये एक बड़ा कॉज़ था उनके पास। दूसरी ये कि सऊदी अरेबिया की एक कारण और था अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में, वो ये था कि अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, उसको जिस तरीके से इन्हीं ने ऑर्गनाइज़ किया। बिलियंस ऑफ डॉलर इन्हीं ने खर्च करके वहाँ पे उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, स्टेडियम्स बनाए, स्टेट ऑफ आर्ट जो थे स्टेडियम्स बनाए गए। बिल्कुल उस तरह के कुछ लोग यूरोप से भी अच्छे स्टेडियम हैं उनके पास बनाए, उनके ठहरने का इंतज़ाम, लोगों के रहने के इंतज़ाम। उनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था, बल्कि शोकेस था। उनको दिखाना चाहते थे कि कतर ने कितनी तरक्की कर ली है, कतर कितना एक बड़ा देश एक छोटा देश है जिसकी थिंकिंग बहुत बड़ी है और जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव दिशा में जा रहा है, ये दिखाना उनका पर्पज़ था। और उन्हीं ने बड़ी संख्या में लोगों को रखा, किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं हुई और उससे ये भी हुआ कि पूरी दुनिया में कतर को देखा गया, टेलीविज़न नेटवर्क्स के माध्यम से, फिर उसके अलावा भी वहाँ पे जो लोग आए थे, उनकी एक बड़ी अच्छी अ, इमेज वहाँ से लेके गए। ये एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। उसके बाद उनकी पूरी कोशिश ये है कि अरब फुटबॉल टीम को और अच्छा बनाना ताकि वो आने वाले कॉम्पिटिशन में हो। तो बराबर उनके यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, वो दूसरे मुल्कों के भी लोग आते हैं। कुछ मैचेस भी आपस में उनके होते रहते हैं, जिससे एक अच्छा माहौल बन रहा है, फ्रेंडशिप पब्लिक लेवल पे भी बन रही है। दूसरी बात ये भी है कि हर देश में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं। मैं समझता हूँ कि कतर में भी कमियाँ हैं, औरतों को लेके मसला है एक, लेबर लॉज़ पे थी थोड़ी प्रॉब्लम उसमें काफ़ी सॉल्व कर ली लेबर लॉज़ जो उस समय ये काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशनों ने उठाया था कि लेबर कंडीशन बहुत ख़राब है। जो लेबर्स दूसरे मुल्कों से वहाँ पे आए थे और जो वो स्टेडियम्स बना रहे थे, उसमें कुछ की मौत भी हो गई थी। समस्या कतर के साथ ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है गर्मियों में वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। बहुत ही इनहॉस्पिटेबल हो जाता है। वो तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसने तरक्की की है, एयर कंडीशनिंग और इस तरह की जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको पूरा एयर कंडीशन बनाया, जिसके लिए बहुत पैसा की ज़रूरत होती है, वो अ, होने की वजह से उन्हीं ने उसको अ, हैबिटेट बना दिया, रहने लायक बना दिया जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे दूसरे मुल्कों से आते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और एक काफ़ी पैसे भी कमाते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। अ, इ गौरतलब ये है कि कनाडा और अमेरिका के भी बहुत से ऐसे एरिया हैं कि जिसमें रहना बड़ा मुश्किल है। इतनी ज़्यादा ठंडक होती है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो भी इस वजह से कि जो नई साइंसेज़ आई, टेक्नोलॉजीज़ जो आई।
हालाँकि उनका इजाद भी यूरोप और अमेरिका में हुआ, उसकी वजह से कनाडा और अमेरिका में रहना, एयर कंडीशनिंग इसमें रहना आसान हो गया। तो इन अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं कतर के अंदर, बुराइयाँ बहुत कम नज़र आती हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वो धीरे-धीरे एक-एक करके अपनी चीज़ों को भी अच्छा कर रहे हैं और वो अपनी इनकम को भी इन गैस और तेल से हटा के दूसरी तरफ लाने की कोशिश उनकी जारी है। तो आने वाले समय में वो गैस पे इतना ज़्यादा निर्भर भी नहीं रहेंगे। आज के इस कतर के बारे में हम इतना ही बात करेंगे। आने वाले समय में हम भारत और कतर के बीच हमारी कोशिश ये है कि जल्दी ही एक सीरीज़ हम निकालें, ख़ास तौर से खाड़ी के देशों के ऊपर, फिर उसके बाद दूसरे देश भी हम उसमें लेंगे उनके साथ और यही नहीं बल्कि भारत और खाड़ी के रिश्तों पे भी हम बात और करेंगे। आपने समय निकाल के इस प्रोग्राम को देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको आगे भी प्रमोट कीजिए। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।